हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आप लोगों को इंग्लिश का एक बेसिक से सीरीज दे रहे हैं और एक टाइम एंड टेंस का सीरीज दे रहे हैं और एक बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश बुक का पोएट्री सेक्शन का पोएम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश का थर्ड पार्ट। इसके पहले हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश का 2 वीडियो लेक्चर आपको दे दिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश का थर्ड वीडियो लेक्चर। तो हाँ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों या पहली बार देख रहे हों या जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, वह कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यदि अच्छा लगे, पढ़ेंगे, उन्हें अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश में हम सेंटेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि फंक्शंस के अनुसार। देखिए स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। एक में आपको बताए होंगे फंक्शन के अनुसार। फंक्शंस मीन्स होता है कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। और दूसरा था स्ट्रक्चर, ठीक है, रूप, फॉर्म, स्ट्रक्चर कहें या फॉर्म कहें या कंपोजिशन कहें, स्ट्रक्चर कहें, फॉर्म कहें या कंपोजिशन कहें। एक इसके आधार पर हमारा सेंटेंस 4 प्रकार की चर्चा हम कर दिए थे और इसके आधार पर 5 प्रकार की हम चर्चा कर दिए। थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे इसमें हम आपको बताए थे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसकी चर्चा किए थे। दूसरा नंबर में आ जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आ जाएगा स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा आ जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम काम के आधार पर, कार्य के आधार पर बंटवारा किए थे और ये जो आपको स्ट्रक्चर के आधार पर होगा, जिसमें आप 1 नंबर में पढ़िएगा, ये 4 प्रकार का होता है। सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा होता है मिक्स्ड सेंटेंस या इसको कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसकी चर्चा हम आपको पहले कर दिए थे कि हमारा एक कार्य के आधार पर सेंटेंस होगा। देखिए स्टूडेंट्स, कहीं याद करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जितने रटने वाली पढ़ाई है उसको त्याग करके समझने वाली पढ़ाई आप पढ़िएगा, तब जाकर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। रटने वाली पढ़ाई एकदम छोड़ करके समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्य के आधार पर हमारा 4-5 प्रकार का सेंटेंस हुआ, जिसमें स्टेटिव सेंटेंस हमारा क्या देता है, स्टेटमेंट को देता है। इसकी चर्चा हम कर दिए थे, ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी चर्चा हम कर दिए थे असर्टिव सेंटेंस का। अब देखिए स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव और निगेटिव होता है। इसमें आपको आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो स्वीकारात्मक सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है। जो पॉजिटिव सेंस देता है वो जो पॉजिटिव सेंस देता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है और जो निगेटिव सेंस देता है वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। सिंपल सी बात है, कहीं याद करने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रश्नवाचक वाक्य। तो सिंपल सा है कि ये प्रश्न करेगा, तो प्रश्न करेगा तो प्रश्नवाचक कहेंगे। इंपरेटिव मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, मतलब ये आज्ञा, आदेश या सलाह को दर्शाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इच्छार्थक वाक्य, जो इच्छा को व्यक्त करता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जो ग्रेट फीलिंग ऑफ हर्ट को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स इसके सबका 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद सिंपल सेंटेंस की भी चर्चा करेंगे, तब हमारा सेंटेंस का जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो भी आपको चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश, पार्ट थर्ड आप लिख सकते हैं, ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले हम 2 वीडियो इस पर दे चुके हैं। तो आज हम चलेंगे दूसरा में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? प्रश्न वाचक वाक्य। तो प्रश्न सिंपल सा जो सेंटेंस क्वेश्चंस करेगा, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न करेगा, तो काम के आधार पर ही तो इसकी बंटवारा न किए हैं। तो जो प्रश्न करेगा, हम कहें तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तुम कैसे हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम पटना में रहते हो, तो सबके सब ये प्रश्न हुआ। तो जब हम जिस सेंटेंस का प्रयोग कर प्रश्न करेंगे, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कहीं समझने वाली, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा माइंड देना है बस। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे? ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन is called an interrogative sentence। सिंपल सा लैंग्वेज में हो गया सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जो प्रश्न करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? वैसा वाक्य जो प्रश्न करता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस प्रश्न करेगा उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर 2 हो जाता है। एक होता है हमारा WH वर्ड से रहेगा, एक होगा WH वर्ड से, एक एक्जुअल वर्ब से। जैसे दे सकते हैं हम, ऐसे दे सकते हैं जैसे व्हाट इज योर नेम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा देना होता है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये प्रश्न की तुम्हारा नाम क्या है, जिसे हम कहेंगे कि तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, प्रश्न किए, ठीक है। हम कहें आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो। तो जो भी प्रश्न हम करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा बहुत सा होगा, इसमें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही बेसिक चीज है। जैसे तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। जितना सेंटेंस हमारा प्रश्न करता है वह सब के सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा 3 नंबर में इंपेरेटिव सेंटेंस। जनरली इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कह सकते हैं आज्ञा, आदेश, सलाह या अनुरोध सूचक वाक्य। मतलब देखिए, वैसा सेंटेंस सिंपल सा है जो आज्ञा, आदेश, सलाह या अनुरोध को दर्शाता है, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, सिंपल सा लैंग्वेज में।
ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए सेंटेंस दैट शोज एक्सप्रेसेज, कोई भी कर सकते हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट is called an interrogative sentence। मतलब वैसा सेंटेंस क्या करता है, वैसा सेंटेंस जो ऑर्डर, आज्ञा आदेश एक ही में आ जाता है, ऑर्डर कमांड ले सकते हैं, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें जोड़ने के लिए आप कमांड भी जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ लीजिए, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ये कमांड आज्ञा, आदेश, सलाह या अनुरोध को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी भी लिख देते हैं, वैसा वाक्य जो आज्ञा, आदेश, सलाह या अनुरोध को दर्शाता है, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्म होता है, इसका फॉर्म होता है फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे आता है। ये वर्ब से शुरू होता है, फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, या रिक्वेस्ट जिसमें रहता है, रिक्वेस्ट में प्लीज या काइंडली लगा रहता है। इसका सब्जेक्ट जो होता है यू छिपा हुआ रहता है। जैसे हम कहते हैं हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका सब्जेक्ट जो है यू छिपा हुआ रहता है। तो जितना भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है, सबके सब इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू छिपा हुआ रहता है। और एग्जांपल से ले लेते हैं ऊपर, जैसे देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। सेंस देखिए स्टूडेंट्स, यदि यहां सेंस निकालिएगा, हेल्प द पुअर, ये एडवाइस का सेंस हुआ, सलाह, गरीब की मदद करो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये गिलास पानी लाओ, ये ऑर्डर हुआ। ठीक है, रिक्वेस्ट हम कर, एडवाइस कर सकते हैं, टेक मेडिसिन इन टाइम, सही समय पर दवा खाओ, ये सजेशन हो जाएगा, ये भी एडवाइस हो जाएगा। अब प्लीज या काइंडली लगा रहेगा, वो रिक्वेस्ट होगा, जैसे प्लीज डू इट, काइंडली कंसीडर माई केस, काइंडली कंसीडर माई केस। ये सब के सब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें देखिए ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, प्लीज फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ, काइंडली फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट यू छिपा हुआ रहता है। तो ये होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस 4 नंबर में।
इसको हम कह सकते हैं प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या श्राप सूचक वाक्य। मतलब देखिए इस सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या श्राप का सेंस निकलता है। केवल इसकी मीनिंग से ही पता चल जाएगा। अब क्या करेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या करता है, प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या श्राप को दर्शाता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको लिख सकते हैं कि ये सेंटेंस दैट शोज, प्रे मीन्स प्रार्थना, विश मीन्स इच्छा, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, और कर्स, CURAC, कर्स मीन्स श्राप। सीधे कह देंगे इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जो प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या श्राप को दर्शाता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सिंपल सा है, वैसा सेंटेंस जो प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या श्राप को दर्शाता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सिंपल सा है। अब देखिए इसके फॉर्म में क्या आता है, इसका फॉर्म जो होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस नोट्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऐसे लगा रहता है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि मेल नहीं भी लगा हो लेकिन उसका यदि सेंस आए प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या श्राप, तो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। जैसे हम कहेंगे मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की सहायता करें, सेव करें, राजा को, भगवान राजा को बचाएं। ये क्या हुआ, प्रे, प्रार्थना का सेंस हुआ। ठीक है। जैसे हम कहें मे यू गेट ए गुड जॉब, मे यू गेट ए गुड जॉब, आपको अच्छी नौकरी मिले, ये ब्लेस हो गया, आशीर्वाद हो गया। उसी प्रकार आगे ले लेते हैं, जैसे हम कहें मे यू डाई ऑफ कॉलरा, मे यू डाई ऑफ कॉलरा, तुम कलरा से मरो, इसका मतलब होगा तुम कलरा से मरो। तो ये स्टूडेंट्स, ये श्राप हो गया, ये क्या हो गया, श्राप। ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रे या विष भी, इसको प्रे भी कह सकते हैं और विष भी कह सकते हैं। तो देखिए ये हो गया कि जिससे प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या श्राप का भाव व्यक्त होता है, तो हमारा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब चलिए कि लास्ट सेंटेंस है, आपको ये भी बता देते हैं। इसके बाद है लास्ट 5 नंबर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादि बोधक वाक्य। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है, ये ग्रेट फीलिंग ऑफ हर्ट को दर्शाता है। ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस दैट expresses some sudden
फीलिंग, मतलब ऐसा सेंटेंस जो मनोभावना को दर्शाता है। सम सडन, वैसा सेंटेंस जो अचानक मनोभावना को दर्शाता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, जैसे इसको हम कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। नोट्स ऑफ एक्सक्लेमेशन अंत में देखते हैं। देखिए इसको कहने का तरीका, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त करके, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ये सरप्राइज को दर्शाता है, मतलब कितनी सुंदर वह लड़की। तो ये आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हम कहें अलास आई एम रूइंड, हम कहें कि अलास मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। हम कहें आ माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम अमेरिका, एक खुशी व्यक्त कर रहा है, क्या मेरे दोस्त अमेरिका से आए हैं। हम कहें ओह आई हैव कट माई फिंगर, ये पश्चाताप का सेंस हुआ। तो ये सब के सब क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद हम आप लोगों को फॉर्म के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, सेंटेंस जो 4 प्रकार होते हैं उसकी चर्चा कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस हमारा 4 प्रकार के होते हैं। इसकी चर्चा हम इसके पहले भी बताए थे। तो एक में होता है सिंपल सेंटेंस, समझिएगा स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें एक वर्ब होता है, ओनली वन वर्ब, ओनली वन वर्ब। अब देखिए सेंटेंस वैसा, देखिए स्टूडेंट्स, वैसा सेंटेंस जिसमें केवल एक वर्ब हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। द सेंटेंस विच हैज ओनली वन वर्ब, द सेंटेंस विच हैज ओनली वन वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल से समझिए कि ओनली वन वर्ब, तो ओनली वन वर्ब रहेगा, यानी कि ए सेंटेंस विच हैज ओनली वन वर्ब is called a simple sentence। मतलब वैसा सेंटेंस जिसके पास केवल एक वर्ब हो, वैसा सेंटेंस जिसके पास केवल एक वर्ब हो, उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सिंपल सेंटेंस कहा, जिसमें एक वर्ब उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। जैसे देखिए हम लिख दें आई हैव अ काऊ, इसमें एक ही वर्ब है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है, एक ही वर्ब है, सिंपल सेंटेंस होगा। ही रीड्स अ बुक, इसमें एक ही वर्ब है, सिंपल सेंटेंस होगा।
तो जिसमें एक वर्ब होगा वह होगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सा लैंग्वेज में समझना है, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक वर्ब होगा वो हुआ सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस थोड़ा सा एडवांस लेवल पर होता है, लेकिन सेंटेंस की यहाँ चर्चा कर दी, इसमें क्लाउज भी समझना होगा। जो क्लाउज आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो आगे हम उसकी चर्चा करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो पहले ये सिंपल सेंटेंस में वैसा सेंटेंस जिसमें एक वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। ये हो गया। उसके बाद देखिए कंपाउंड। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, टू इंडिपेंडेंट क्लाउज या टू मेन क्लाउज कह सकते हैं, या टू प्रिंसिपल क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज ये समझिए, चलिए एक पर समझिए, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा क्लाउज में दिक्कत होगा क्योंकि अभी आप क्लाउज नहीं पढ़े हैं। तो क्लाउज क्या होता है, किसी बड़े वाक्य का हिस्सा होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना मेन वर्ब होता है, वो क्लाउज होता है। यानी कि द लार्जर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज नोन एज क्लाउज। मतलब किसी बड़े वाक्य का वैसा हिस्सा जिसमें अपना सब्जेक्ट और उसका अपना मेन वर्ब होगा वो होगा क्लाउज। तो क्लाउज में देखिए स्टूडेंट्स, क्लाउज में पहले दो होता है, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, या इसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। मतलब अपने अर्थ की पूर्णता के लिए दूसरे क्लाउज पर डिपेंड नहीं होता है, ये स्वतंत्र क्लाउज होता है। तो इसमें क्या होगा, टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, तो सीधे हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस इन बीच, टू इन विच कर देंगे, चाहे विच है ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेंटेंस विच हैज या दैट हैज टू इंडिपेंडेंट क्लाउज इज कॉल्ड ए कंपाउंड सेंटेंस, इज कॉल्ड ए कंपाउंड सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो, दो स्वतंत्र क्लाउज हो, वैसा सेंटेंस जिसमें दो स्वतंत्र क्लाउज हो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो, जैसे हम लिख सकते हैं कि इंडिया इज पुअर बट अमेरिका इज रिच। इसमें हम देखेंगे तो दो क्लाउज है, एक यहां से यहां तक क्लाउज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लाउज स्वतंत्र क्लाउज है, और ये यहां से यहां तक एक क्लाउज हो गया, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट ऐसे लिख देते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये भी हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज। और ये होता है हमारा, इसको हम कहते हैं कंजक्शन कहें या कनेक्टर कहिए, ये हमारा क्या है, कंजक्शन कहिए इसको या कनेक्टर कहिए, अभी पढ़िएगा डिटेल्स। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लाउज, तब इसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो सब मिलाकर कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे इसमें ये भी हम कह सकते हैं, आई वाज सिंगिंग एंड सी वाज डांसिंग। देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ इसमें, इसमें आई वाज सिंगिंग जो हुआ एक क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये भी क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक इंडिपेंडेंट ए और एक इंडिपेंडेंट ए, ये जो हुआ ये, इसको आप कंजक्शन कहिए या कनेक्टर कहिए, ये हो गया कंजक्शन। तो देखिए ये कौन सा सेंटेंस हुआ स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। और ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस।
तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कंपाउंड सेंटेंस, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें वन प्रिंसिपल क्लॉज, पीसी प्रिंसिपल क्लॉज, प्लस वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। एससी, एससी का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप शॉर्ट में याद रखिएगा कि वैसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और क्या हुआ, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। एक भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। देखिए पीसी का मतलब हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लाउज। इसी को हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, मेन क्लाउज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। दूसरा हो जाएगा एससी, मतलब सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको जानना होगा, प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, क्लाउज। तो ये तो थोड़ा सा हम चर्चा आपको कर दिए स्ट्रक्चर के अनुसार, क्योंकि क्लाउज आपको डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, अब हुआ जैसे जैसे हम दे सकते हैं, आई नो दैट शी इज अ गुड सिंगर। तो देखिए आई नो दैट शी इज ए गुड सिंगर, तो इसमें आई नो जो है ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, और यहां से यहां तक का हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। देखिए प्रिंसिपल क्लाउज वह क्लाउज होता है जो अपनी अर्थ के पूर्णता के लिए दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं रहता है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लाउज वह क्लाउज होता है जो अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर रहता है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो देखिए एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स होगा, इसको डिटेल्स जब हम पढ़ाएंगे तो यहाँ चर्चा करेंगे क्लाउज में। आगे बढ़ते हैं, एक और इसमें है फोर नंबर है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और इसको हम कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें होता है टू और मोर देन, ऐसे लिख देते हैं एट लीस्ट टू पीसी प्लस एट लीस्ट वन एससी। इसका मतलब है कि एटलीस्ट कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाउज हो, कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाउज हो, मतलब दो से भी अधिक भी हो सकता है। कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाउज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, एक से अधिक भी सबऑर्डिनेट क्लाउज हो सकता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। सिंपल सा है, जिसमें एक कम से कम दो पीसी और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो। ठीक है, लिख सकते हैं जिसमें कम से कम, इसका मतलब हुआ कम से कम दो पीसी, कम से कम दो पीसी प्रिंसिपल क्लाउज, और कम से कम एक एससी सबऑर्डिनेट क्लाउज। मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाउज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स में क्या था, कॉम्प्लेक्स में था कि बस जिसमें एक पीसी और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो कॉम्प्लेक्स में आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि वैसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें होगा कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाउज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, तब उसे हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे हम देख सकते हैं, व्हेन द बेबी was kidnapped
हर फादर was sleeping and the mother was cooking। मतलब जब बच्ची का अपहरण हुआ तो उसके पिताजी सो रहे थे और उसकी मम्मी खाना बना रही थी। तो इसमें देखिए, इसमें ये होगा when the baby was kidnapped। बेबी वाज किडनैप्ड, ये हो गया हमारा SC। ये क्या हुआ? SC। और हर फादर वाज स्लीपिंग, ये हो गया PC। द मदर वाज कुकिंग, ये हो गया PC। एंड हमारा क्या है? कंजक्शन। एंड क्या है? कंजक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है और दो प्रिंसिपल क्लाउज, तो कम से कम दो प्रिंसिपल, एटलीस्ट 2PC हो गया, और एटलीस्ट 1 SC और एक SC हो गया। तो इसको हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और या मिक्स्ड सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस का हम आपको चर्चा कर दिए फंक्शंस के अनुसार, और इसमें आपको बता दिए स्ट्रक्चर के अनुसार। अब सेंटेंस में हम लोग को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है, इसकी चर्चा करेंगे, फिर क्लाउज की चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। दैट्स ऑल।